अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम दानिश हुसैन है। फ़ाबिया आला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशुमार नेमतें रब ताला ने हमें दी हैं और इसमें सबसे बड़ी नेमत पानी है जो ज़िंदगी है और इसके बगैर कोई तसव्वुर ही नहीं है कि ज़िंदगी है। इसका अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि नासा या साइंस चांद पर पानी के आसार देख रही है कि क्या वहां पर पानी के आसार हैं। अगर पानी वहां मिल गया तो जिंदगी भी मिलेगी, अगर नहीं तो जिंदगी का तसव्वुर नहीं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का तसव्वुर नहीं है और जिंदगी वहां कैसे चल रही है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सिब्बी एशिया का एक गर्म तरीन इलाका समझा जाता है जहां पर दर्जा हरारत 50 तक क्रॉस कर जाता है, लेकिन वहां पर पानी की क्या सूरत हाल है, जमीनी हकाइक क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज जब कोयटा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे और वहां पर उन्होंने खिताब किया और जो ग्राउंड रियलिटी उनको बताई गई और उन्होंने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को उस बारे में बताया, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या इस दौर में भी इंसान के हालात ऐसे भी होंगे जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। सिब्बी 2 लाख से ज़ायद इंसान बसते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल पानी की क्या है, इंसान जानकर दंग रह जाए। साबिक कमिश्नर जो है वहाँ के, उन्होंने वहाँ पर लैब टेस्ट करवाया वहाँ के पानी का। बागनाड़ी की स्टोरी भी कुछ दिनों पहले हमने चलाई थी और पानी पर बात भी की थी कि वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है। और ये हैरान कुन टेस्ट लैब जो है उससे टेस्ट की रिपोर्ट आई है वो ये कि पानी पीने तो क्या घरेलू इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है जिसे वो लोग वहाँ पर पी रहे हैं, इंसान पी रहे हैं, सिर्फ जानवर भी पी रहे हैं। बागनाड़ी का एक जौहर जिसकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, उसमें भी हमने ये देखा कि इंसान और जानवर एक ही जौहर से पानी पी रहे थे। तो इसी पर बात करने के लिए ज़हूर बलीदी साहब, आप सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बलीदी साहब, आज के इस दौर में भी दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन सूबा बलूचिस्तान या सिब्बी या ख़ास तौर पे दरियाए नाड़ी के जो करीब या किनारे पे लोग बसते हैं वो आज भी गदला पानी पी रहे हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से? देखें जी, जब हमें गवर्नमेंट मिली है तो हमने आते ही जो है यहाँ पे वाटर इमरजेंसी नाफिज की। बलूचिस्तान को आपको पता है कि बलूचिस्तान के सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मानसून के रेंज में आते हैं। बाकी सारा बलूचिस्तान जो है वो मानसून के रेंज में नहीं आता और वहाँ पे जो है बारिशें बड़ी कम होती हैं। इसी तरह आप देखें कि जो वादर एरिया है, जो मकरान, वहाँ जो है पानी की जो है बड़ी किल्लत रही है। तो उधर हमने आते ही वहाँ पे जो है आरओ प्लांट्स कई सालों से बंद पड़े हुए थे, वो हमने दोबारा उनको स्टार्ट कर दिया। और कौन कौन से आरओ प्लांट्स हैं जो बंद थे और अब दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं, जरा हमें बताएं सर बलेदी साहब। वो सरबंदन का पावर प्लांट था, जो आरओ प्लांट था, वो बिल्कुल जो है बंद हो गया था, तो वो अब शुरू हो गया है। उससे 2 लाख गैलन जो है इस गांव को पानी मिल रहा है। इसी तरह कारवाट का जो है आरओ प्लांट था, वो कई सालों से बंद था। हमने एफडब्ल्यू के साथ मुआहदा करके उसे कहा है कि वो उसको फौरी तौर पर शुरू कर दे। उससे जो है कोई 2 मिलियन MGD पानी जो है ग्वादर को मिलेगा। इसी तरह पसनी शहर में जो है शहर को पानी की किल्लत थी, टैंकरों के जरिए पानी फराहम की जा रही थी। हमने आते ही जो है पसनी में शादी कोल से उसको फौरी तौर पर कनेक्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो हर महीने 1 करोड़ रुपए बिल देती थी पानी के हवाले से, वो गवर्नमेंट को बचत हो रही है। ठीक है। जहाँ तक बात सिब्बी की है कि सिब्बी का मसला पानी नहीं है, सिब्बी का मसला जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। तो हमने आते ही जो है वहाँ पे अभी हमने प्योरिफिकेशन प्लांट्स भेज दिए हैं PDMA ने, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है पानी का मसला हल होगा। इसी तरह कोयटा में जो है पानी की बड़ी किल्लत थी, बताए हैं 2 लाख गैलन वाला भी है जहाँ से पानी निकल रहा है। ये बताएं कि ये साफ है, पीने के काबिल है ये पानी? बिल्कुल ये साफ है, ये समंदर का पानी है। उसको जो है थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस उसको प्योरीफाई करते हैं और बिल्कुल पीने के काबिल है। उसमें मिनरल्स डालते हैं और उसमें जो बिल्कुल साफ है, अप टू द मार्क और स्टैंडर्ड। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ हकाइक बताए हैं सिब्बी और कोयटा और पूरे सूबा बलूचिस्तान के बारे में, तो उस पर क्या आपकी राय है? क्या हकीकत नहीं है वो? देखें, कोयटा में जो पानी का इशू है उसमें 1-2 डैम जैसे सराउंडिंग में बुरजाजिज डैम है, हलक डैम है, उनकी फिजिबिलिटी बन रही थी, लेकिन हमने आते ही उन पे काम एक्सप्राइट कर दिया, कुछ फिजिबिलिटी के स्टेज पे और कुछ जो है वहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द ये डैम मुकम्मल होंगे और कोयटा की पानी की किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा।
तो ये तो सिर्फ कोयटा की बात कर रहे हैं ना, पूरे बलूचिस्तान की चले हम बात करते हैं। ख़ासतौर पे हमारा तो वैसे आज फोकस सिब्बी था, क्योंकि सिब्बी के बारे में ख़ासतौर पर ऐसे हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं कि उसका कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे ये सूरत हाल होगी। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि सिब्बी में ऐसे हालात हैं। सिब्बी में ऐसा पानी की किल्लत नहीं है, वहाँ पे जो है साफ पानी का पानी जो है साफ पानी की जो है वहाँ पे जरूरत थी। तो हमने आज आपके वो एक साबिक कमिश्नर है, उन्होंने एक ये टेस्ट लैब में भी भिजवाया था, तो उससे पता चला कि पीने के क्या, ये तो घरेलू इस्तेमाल के भी नहीं है पानी जिसको पिया जा रहा है। वो देखिए हम इकदाम किए, मैंने आपको वैसे ही कहा कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हमने पीडीएमए ने जो है भेज दिए हैं वहाँ पे। तो आज ही हमने जो है एक स्कीम मंजूर की 5 अरब की, जो डीसी के डिस्पोजल पे होगी। उसमें प्रायोरिटीज जो है पानी, हेल्थ और एजुकेशन होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द ये मामला जो पानी के हवाले से वो तो ये 5 अरब की स्कीम कितना एरिया कवर करेगा? ये पूरे सूबे के लिए 5 अरब की जो स्कीम अभी बता रहे हैं आप? बिल्कुल पूरे सूबे के लिए। ये डीसी के डिस्पोजल पे होंगे। डीसी साहब जो है उन पे नीड बेस पे उनको खर्च करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्स उनको प्रायोरिटी दें, जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे जो है वाटर सप्लाई स्कीम देंगे। अच्छा, ये जो दरियाए नाड़ी है वहाँ पर जो हालात है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी वीडियो चली थी जिसमें भाग नाड़ी एक जगह वहाँ जौहर से पानी पिया जा रहा था, जिसमें कीड़े मकोड़े भी थे, और वो शख्स बाकायदा तौर पर गिलास से खुद भी पानी पीता है एहतजाजन, और बताता है कि ये देखें यहाँ के बासी ये पानी पी रहे हैं। तो वीडियो देखिए, या आपने जौहर के बारे में कुछ आपको पता चला कि क्या है वहाँ पर सूरत हाल? देखिए वहाँ पे मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि हमने जो है वहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भेज दिए हैं पीडीएमए ने। तो जहाँ जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है, सोशल मीडिया का तो आपको पता है, कोई कहीं से कोई वीडियो उठा के भेज दे, और फिर देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल कमिटेड है। हमने वीडियो तो भेजी, लेकिन वो कीड़े मकोड़े खुद तो नहीं डाले होंगे ना सर? वो सामने से उन्होंने गिलास भरा है जौहर से और वो पिया है, वो पहले गंदा तो नहीं किया होगा ना वीडियो? तो इस पे काम हो रहा है। हमारी हुकूमत जो है वहाँ पे हमने वो इक़दाम शुरू कर दिए हैं, और इंशाल्लाह तो पहले भी हो चुका है। हमने इस चीज़ से बिल्कुल हम गाफिल नहीं हैं। हमें जो है जिस दिन हुकूमत मिली, हम तो यही दुआ को हैं कि आप बिल्कुल भी गाफिल ना हो, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया ज़हूर बिलेदी साहब, सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ शेखुपुरा की बात करते हैं, जहाँ पर अद्वियात नहीं दस्तियाब। DHQ अस्पताल है जहाँ पर 2 माह से कोई दवाई नहीं मिल रही, और हैरान कुन तौर पर जो जान बचाने वाली या इमरजेंसी के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में दूसरे शहरों में रेफ़र किया जाता है। इस पर हम बात करते हैं, और DHQ अस्पताल की जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी है, तो इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मुनीर अहमद। आप DG हेल्थ पंजाब हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो शेखुपुरा की हालात है वो बड़े हैरान कुन है कि 2 बार से अद्वियात नहीं है। कुछ ऐसी भी इतलात आपको क्या मिलती हैं कि दवाइयाँ जो हैं, ये सैंपल जो हैं, वो प्राइवेट फार्मेसीज में भेज दी जाती हैं? ऐसा भी होता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। दवाइयाँ डेफिनेटली हमें शेखुपुरा से शिकायत आ रही है कि जी वहाँ पे दवाइयों की कुछ शॉर्टेज है, और इसके लिए हमने अभी रिसेंटली कोई 15-20 दिनों में यहाँ पे अपने स्टोर से, वर्चुअल स्टोर से शेखुपुरा में जो है वो अद्वियात जो है वो भिजवाई हैं, और आज भी एक ट्रक अद्वियात का अभी थोड़ी देर में शेखुपुरा पहुंच जाएगा। लेकिन डेफिनेटली शेखुपुरा हमारा एक बहुत बिजी बता रहे हैं आप? जी DHQ के लिए, DHQ के लिए। तो शेखुपुरा हमारा एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जो पंजाब के जो जितने भी DHQ है सबसे बड़ा अस्पताल है। तो इसलिए हमारे लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है, और यहाँ पे क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो हमें डेफिनेटली इसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसे चाहिए। उसके बारे में भी जो हमारी ज़िले हुकूमत है वो अरेंजमेंट कर रही है। लेकिन जो पिछले 2 माह से जो वहाँ सूरत हाल थी, उसकी क्या वजह थी? फंड्स नहीं थे या कुछ और मामला था? उसमें हुआ यह कि जो हमारे जो पिछले दौर में हमने 3 शिफ्टों में ना डायलिसिस मशीनें चला दी, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो डायलिसिस के ऊपर हो गया। अच्छा। तो इतने चलाई कि जितने हमारे पास पैसे भी नहीं थे, वो भी उधार लेके, तो हमने लोगों को ये सहूलत बैंक बचाई। तो वो जो उधार था, जब पेंडिंग लायबिलिटी थी, वो अब क्लियर हुई है। तो अब मेरे ख्याल में और 10-15 दिनों में यहाँ पे दवाइयों की हालत में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आई जरा बात। अभी आपने फरमाया कि ट्रक हम भिजवा रहे हैं आज, अभी 10-15 भिजवा रहे हैं, लेकिन एक ट्रक से इतना बड़ा अस्पताल है, जाहिर है ये बिल्कुल 700 बेड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पंजाब का सबसे बड़ा DHQ है जी। DHQ है। तो इसको 1 या 2 ट्रक से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सप्लाई हम इंशाल्लाह देंगे। कोई जब तक 20 एक ट्रक देंगे तो कोई हालात में बेहतरी आएगी। ठीक है, तो अभी हंगामी बुनियादों पर अभी क्या हंगामी बुनियादों पे हमने 4 ट्रक भिजवाए हैं, जिससे कोई बेहतरी आएगी। और जो 4था ट्रक है वो आज गया है। अच्छा, और खास तौर पर आपको लगता नहीं जो इमरजेंसी की अद्वियात होती है वो तो हर टाइम मौजूद होनी चाहिए, बल्कि एडवांस में मौजूद होनी चाहिए? इसके बारे में हमारी ये जुमे को तमाम जितने भी CEO हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी एक लाहौर में, जिसके बारे में उन सबको इश्तार जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। और उन्हें ये भी कहा गया कि अगर किसी को कोई फंड रिलीज में कोई मसला आए तो तब भी वो हमें जो है वो बताए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे कि 10-15 दिनों में जो है वो खासी बेहतरी आ जाएगी पंजाब के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में। और अब जरा बात करते हैं मेहमान परिंदों की। कुदरत के हसीन शाहकार हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ देखते हैं या सोचते हैं तो उसे हकीकत में तसव्वुर करना ना वो मुश्किल होता है। हाँ, तख़य्युलात में तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये वाकई हकीकत है। कुछ ऐसे ही लगता है, नाजुक से नन्हे मुन्ने से परिंदे जब रशिया, साइबेरिया, यूक्रेन में वहाँ पर सर्दी पड़ती है तो वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, और ख़ास तौर पे सिंध और कंबर का रुख करते हैं। बड़े हैरान कुन तौर पर ये समझ नहीं आता, इंसान दंग रह जाता है कि इतना मीलों का सफ़र, हज़ारों मीलों का सफ़र वो कैसे कर लेते हैं और हर साल यहाँ पर आते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ होती है, लेकिन इसका जो दूसरा रुख है वो बड़ा भयानक है। वो ये किस तरह के नाजुक मेहमान परिंदों के साथ यहाँ के दरिंदे क्या सलूक रखते हैं वो हमसे ढका छुपा नहीं है। महकमा वाइल्ड लाइफ इसमें बड़ा प्रोएक्टिव है, और ये इदारा सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको सिक्योर बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ कागज़ों में हमें लगता है कि इनके शिकार पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर शिकार हो रहे हैं। कंबर में जो झील है वहाँ पर बेशुमार वहाँ पर परिंदे आते हैं। एक वक्त ऐसा था जब वहाँ पर पैदल चलने पर भी पाबंदी थी, लेकिन आजकल गाड़ियाँ भी वहाँ पर दिन दराती फिर रही हैं। मीर एजाज साहब है हमारे साथ, आप डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर भी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। तालपुर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि हमने तो ये सुना है कि इसके शिकार पे पाबंदी है, जो साइबेरिया, यूक्रेन वगैरह से जो परिंदे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? सर बिल्कुल पाबंदी है हमारे पास, और हम सख्ती से उस पर कारबंद हैं। हमारा तकरीबन 90% हमने पूरा कंट्रोल किया हुआ है इस पर। अच्छा, एक्चुअली जो विंटर सीज़न में शिकार की सीज़न होती है ना, उसमें गवर्नमेंट अलाउड करती है इनको शूटिंग लाइसेंस पे ना, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत होता है। बाकी हमने पूरी एरिया में जो ना पूरा कंट्रोल किया हुआ है, हम पूरे कमिटेड हैं अपने काम के साथ। और जो पिछले नहीं तो उसका वो कोटा भी होता है ना, जिसके पास अगर लाइसेंस है शिकार का तो कोटा भी होता है, तो कोटे की पासदारी की जा रही है कि मतलब लिमिट है ना उसकी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बैग लिमिट होती है। उसमें 20 परिंदे हैं एक शूटिंग लाइसेंस पे, और उस पर 2 दिन हैं जो हमने दिए हुए हैं उनको, सैटरडे और संडे। जो हमारे ओपन एरियाज है उसमें वो करते हैं, सिर्फ जो क्लोज एरिया है उसमें वो लोग नहीं करते। उसमें नहीं, लेकिन तालपुर साहब अक्सर हमने ये देखा है कि जो कैपिंग लगाई गई है वाइल्ड लाइफ की जानिब से कि 20 परिंदे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी कम ही होती है। अब तो लोग इतने खुलेआम उसको सोशल मीडिया पर भी लगाते हैं, अपने वो जो हंटर कार्स होती हैं उसके सामने रख के और लहरा रहे होते हैं इन परिंदों को, तो ये क्या चल रहा है जी? नहीं देखिए, ये तो एक वो अपनी दिखाते हैं कि भाई हमारी मेंटल अप्रोच क्या है, ठीक है ना, तो उनका जो शो ऑफ करते हैं वो अपनी मेंटल अप्रोच दिखाते हैं। बाकी जो है ना हमारा जो है, हम अपने पूरे शेड्यूल पे पाबंद हैं, और हम अपनी हतल इम्कान कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम रिड्यूस लेवल तक हम नीचे ले जाएं, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो। प्रोग्राम में शामिल दीगर टॉपिक्स पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा आप।
वेलकम बैक जी। जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है हमें मजमूई तौर पर, वहां पर एक बड़ा मसला ट्रैफिक का भी है और ट्रैफिक का फ्लो, क्योंकि हमें अभी शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ती चली जा रही हैं और जो सड़कें हैं या बाकी जो जगह हैं वो वैसी की वैसी हैं, उस पर हमें कोई फ्यूचर प्लानिंग नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कहा जाता है जी कराची को, लेकिन वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर भी ऐसा ही है कि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, व्हीकल्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए जगह सुकड़ती जा रही है। अब रोड्स की कमी तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो एक पार्किंग माफिया ने वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा कर रखी है वो एक बड़ा मसला है। अब ये भी समझ नहीं आता कि किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि पार्किंग माफिया है, वहाँ पर मोटरसाइकिल हो या गाड़ियाँ, उनसे वो पैसे बटोरे जाते हैं और फुटपाथ पे भी ये पार्किंग माफिया काबिज है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसी कार्रवाई करनी है, तो डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर है KMC कराची। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हमने ये देखा है कि पार्किंग माफिया बड़ा है जो कि फुटपाथ पे या जो सरकारी प्लॉट्स हैं वहाँ पर बैठा हुआ है, ये पैसा जाता कहाँ है? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि कराची शहर में ट्रैफिक का बहुत मसला हो रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ट्रैफिक उस तरीके से बहाल नहीं हो रहा। मैं आपको बताता चलूं कि कराची शहर में दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें, यानी आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं, उनके जो शहर देखें तो शायद इतनी कुशादा सड़कें कहीं भी ना हो, लेकिन मैनेजमेंट का इशू है। फुटपाथ पहले घेरे हुए थे, फुटपाथ पे दुकानें कायम थी, फुटपाथ पे कुर्सियां लगती थी, कब्ज़ा किया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें सही हो रही हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर यानी कब्ज़ा था वो अब बेहतर हो रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो पार्किंग होती है वो सबसे बड़ा इशू होता है, लेकिन शायद हमारे यहाँ इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती। अगर कहीं पार्किंग है तो इसका मतलब ये समझा जाता है जैसे शायद वहाँ से पैसे कमाने की वो कोई जगह है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरीके से नहीं है। बल्दिया उस्मा कराची इसके बारे में बहुत सीरियसली काम कर रही है। हमारे तकरीबन 28 के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर हम ऑक्शन करते हैं चार्ज पार्किंग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा यह गया है कि वो चार्ज पार्किंग एक लाइन के लिए होती है गाड़ी की या मोटरसाइकिल की, लेकिन उस पर 3-4 मैं समझता हूँ 6-6 लाइनें लगती हैं गाड़ियों की। फुटपाथ पे मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, तो जो भी उसका ठेकेदार होता है कहा जाता है एक लाइन की चले आपने इजाजत दे दी, लेकिन जो बाकी की 5-6 लाइनें लगती हैं और खासतौर पे उन जगहों पर जो कि पार्किंग के लिए है ही नहीं, फुटपाथ हो गया या ऐसे जो प्लॉट्स है, खासतौर पे हमने ये भी देखा है कि जो रोड्स है ना उसकी जो लेफ्ट लेन है वहां पर भी पार्किंग होती है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जी आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए ये ऑक्शन होता है, KMC या डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको ऑक्शन कर देती है हर साल के शुरू में, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ये तमाम चीज़ें गलत कर रहा होता है। तो इसमें जिम्मेदारी जो कॉरपोरेशन की है वो ये है कि उनको विजिलेंस रखे, उसकी सुपरविजन करे, जिसमें हमने कमेटीज़ बनाई है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्किंग प्लाजा होने चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में अब ख़त्म हो गया ये सिस्टम के सड़कों के पास पार्किंग हो, शॉपिंग सेंटर्स के सामने पार्किंग हो। ये बहुत ऑब्सलीट तरीका है। जब कराची की पॉपुलेशन 40-50 लाख थी या 70 लाख थी या 1 करोड़ थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि 2.5-3 करोड़ के करीब ये आबादी है। तो कोई भी नया शॉपिंग सेंटर अगर विदाउट पार्किंग स्पेस के बनता है तो मेरे ख्याल से इस शहर के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, उनके पार्किंग एरियाज मौजूद हैं, लेकिन वो उसको एज अ गोडाउन इस्तेमाल करते हैं, वो अपने वहाँ पे सामान रखते हैं। तो इस पर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं और वो तमाम जगह जो पार्किंग के लिए स्पेसिफिक मख्तस की गई है उसको हम एज अ पार्किंग एरिया इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग वहाँ गाड़ी पार्क कर सकें। हर जगह पर मैं समझता हूँ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम तहसील में और इवन ख़ास तौर पे कराची का जो अंदरून कराची है, जिस तरह जूडिया बाज़ार है, डेंसो हॉल है, मैरियट रोड है, ली मार्केट का इलाका है, ये तमाम जगह इतनी कंजेस्टेड हैं। तो हमारा ये प्लान है कि गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट हम करेंगे कि कोई भी एक जगह लेके उसको पार्किंग प्लाजा के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से अब म्यूनिसिपल कमेटी या ज़िले सतह पर अगर पार्किंग प्लाजा बनाया जाए और उसको मुख्तस
जगह पार्किंग के लिए, तो वो शायद एक बड़ा हल है। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब, हम साथ मौजूद थे। और अब कुछ याद कराते चले एक पुराना वादा। एक वादा किया था पुरानी हुकूमत ने सरगोदा के बासियों से कि वहाँ पर जो अस्पताल है THQ टीचिंग अस्पताल, वहाँ पर बन यूनिट बनेगा, कार्डियोलॉजी सेंटर बनेगा और साथ साथ ट्रामा सेंटर भी बनाया जाएगा। लेकिन वो वादा वफा नहीं हुआ। शायद वो तो चले गए, लेकिन अगली हुकूमत ने भी उस वादे को आगे लेकर चल रहे हैं या नहीं, अभी इसके कोई ऐसे आसार दिखाई देते नहीं हैं। कार्डियोलॉजी वार्ड के लिए 5 करोड़ की एक रकम मुख्तस की गई है सिर्फ उसकी इमारत बनाने के लिए। उसका इमारत का ढांचा बन किया, लेकिन ऑपरेशनल कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए कितनी रकम दरकार है, इन सब बातों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिकंदर वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, आप सदर हैं PMA सरगोदा के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, ये बताइएगा कि ये जो डिले हो रहा है, इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? इसमें बेसिकली एक मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल के, ये सिर्फ सरगोदा शहर या जिला का मसला नहीं है, ये पूरी डिवीजन का मसला है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो डिपेंडेंट है सरगोदा से, और यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर का ना होना, यहाँ पे ट्रामा सेंटर का ना होना, यहाँ पे बर्न यूनिट का ना होना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि 1 करोड़ आबादी के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज अगर नहीं है तो। पिछली हुकूमत ने ये तकरीबन 1 साल पहले एक कार्डियोलॉजी यूनिट का सेंटर का 100 बेडेड सेंटर था जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी होनी थी, और 5 करोड़ इब्तदाई तौर पे रिलीज किए, जिसके लिए बिल्डिंग कुछ इब्तदाई बिल्डिंग थोड़ी सी बन गई, लेकिन वो अभी नाकाफी है। और उसके बाद वो जो मनसूबा है वो बिल्कुल ठप हो गया है। इसी तरह ट्रामा सेंटर की PC1 भी मंजूर हो चुका है, उसकी लोकेशन भी हो चुकी है, किस जगह पे बनना है, बट यूनिट की भी लोकेशन हो चुकी है। 100 बेडेड ट्रामा सेंटर है, वो अगर बन जाए तो हमारे सरगोदा की आवाम के लिए, सरगोदा डिवीजन की आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक नेमत होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद जिस तरह दूसरे मंसूबे इग्नोर होते हैं, उन पे तवज्जो नहीं दी जाती, इस पे भी ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर साहब, इग्नोर तो जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो 5 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं, इनके काम तो शुरू हो चुके हैं। अब जिस तरह कार्डियोलॉजी सेंटर वहां पर बनाया जा रहा है, तो बिल्डिंग बन चुकी है, बाकी किस चीज की ताखीर है जिसकी वजह से वहां मशीनरी नहीं आई और बाकी स्टाफ वगैरह पूरी मुकम्मल नहीं हुई। इसके 2 फ्लोर और बनने हैं कार्डियोलॉजी यूनिट के ऊपर, और इसमें रेनोवेशन होनी है। वर्षा का महंगा काम है, ये 1.5 अरब के 3 प्रोजेक्ट हैं, और ये जब तक गवर्नमेंट 1.5 अरब ये तो तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए, तीनों डिपार्टमेंट के लिए, और ये जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, और हमने कोशिश की है DC सरगोदा के थ्रू और हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिकंदर भाई साहब, सदर PMA सरगोदा हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में बता रहे थे। तकरीबन 1.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है। अब कुछ बात करते हैं मंडी यजबान की। किसी ने क्या खूब कहा था कि हम जूता जो है वो तो एक शीशे के खूबसूरत से रैक से ख़रीदते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी जगह से, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो गंदगी के ढेरों से हम उठा कर लाते हैं और वही पकाते हैं, वही खाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मंडी यजबान की सूरत हाल भी ऐसी ही है, जहाँ सीवरेज का गंदा पानी, वहाँ पर जो गला मंडी, और एक बहुत बड़ी, छोटी मंडी नहीं है, बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पर सीवरेज का पानी जा रहा है, वहीं पर बदबूदार जगहों पर लोग आते हैं, वहीं पर आड़ती मौजूद हैं, वहीं पर वो अजनास सब्जियां मौजूद हैं जो हम खाते हैं, वही वहीं पर मौजूद हैं, वहीं से खरीद कर खाते हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेहत आएगी तो कहाँ से आएगी। चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं गला मंडी यजमान के। बहुत शुक्रिया। आप चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे लोग आते हैं वहाँ से आकर ख़रीदेंगे अजनास और बाकी चीज़ें, और किस तरह से खाएंगे, क्या सीवरेज का निज़ाम है वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें आप दिखा तो रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारी गल्ला मंडी को दरपेश है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी यजमान बात कर रहा हूँ। सदर साहब थोड़ी सी मसरूफ़ थे, इसलिए माजरत कर ली उन्होंने। तो प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी अजनास हमारी आती हैं, जिम्मेदारों की जितनी भी आ रही हैं, वो सारी डिस्टर्ब हो रही हैं। बाज़ औक़ात कपास गिर जाती है पानी में, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, रिक्शे वाले आते हैं वो बंद हो जाते हैं, और जिम्मेदार जो आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। हम आड़ती हज़रात जो हैं
बीमारियां मुख्तलिफ बन रही हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि जितने हमारे मुतल्लका इदारे हैं, मार्केट कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटर आजकल जो है असिस्टेंट कमिश्नर यजमान जो है, वो बारहा उनको बताने के बावजूद अभी तक किसी मसले का हल नहीं हो सका। और बार तो ये जो सब्जियां वगैरह जो चीजें गिरती हैं, जाहिर है लोड करते हुए ऑफलोड करते हुए गिर जाती हैं उसी गंदगी में, तो क्या उसे दोबारा उठा के इस्तेमाल किया जाता है? सर वो अब अनलोड करने से क्या करना है, वो गल्ला मंडी में दाखिल होने से पहले ही गिर जाती है नीचे। तो अब अगली बात आप खुद समझ रहे हैं कि वो कैसे मसाइल हो जाते हैं। जाहिर है। लेकिन ये जो फिर 34 करोड़ की जो एक प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ था, वो कहाँ तक पहुंचा? ये पिछली गवर्नमेंट में शुरू हुआ था ना? वो तो शहर के मेरे ख्याल 1/4 हिस्से में भी अभी तक पाइप उसके वो नहीं डले। उसके बाद काम बंद हो गया, नई हुकूमत आई, उसकी वजह से काम ब्लॉक हो गया। तो सारा का सारा मसला और सारा बर्डन जो है सीवरेज का पानी का सारा बर्डन जो है वो गल्ला मंडी के तरफ में है। लेकिन चौधरी साहब ये बताइएगा, ये जो अभी हमने देखा कि जो ठेकेदार जिन्होंने काम शुरू किया था, वो मेरे इत्तलात के मुताबिक वो वाइस चेयरमैन भी हैं जिला काउंसिल के, ऐसे ही है? जी, वो इत्तलात आपकी बिल्कुल ठीक हैं। और वो वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट के, वो उनके पास ठेका था। उनके फोर फ्रंट पे क्या है वो हमें नहीं पता। बहरहाल हमें तो अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा मसला है कि वो हल होने चाहिए। और जिस शहर का नाम मंडी से शुरू होता है, अब उसकी अहमियत आप खुद अंदाज़ा लगाएं उसकी अहमियत का, कि वहाँ पे जनाज का, जिम्मेदारों का और सारे काम जो है वो इस तरह समझ लें कि पूरे पैसे का फ्लो जो है वो गल्ला मंडी से निकलता है। वहाँ पे जनाज बिकेंगी, वक्त पे पैसे मिलेंगे तो आगे काम चलेंगे ना सारी मार्केटों। सबसे मेन चीज़ तो चौधरी साहब ये है कि सफाई होगी तो फिर ही वही चीज़ें खाएंगे ना सिर्फ मंडी के लोग बल्कि दीगर जो शहरों में जाहिर है एक्सपोर्ट भी होती है, बाहर जगहों पर भी जाती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। और अब बात करते हैं कट्टास राज की। चकवाल में हिंदू बिरादरी का एक दूसरा बड़ा मुक़द्दस मकाम कट्टास राज जो कि मंदिर है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू यात्री आते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बल्कि भारत से भी 209 रुकनी एक वफ्द यहाँ पर आया है। यहाँ पर 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं, उसमें इबादत की जाती है हिंदू बिरादरी की जानिब से। और वहाँ पर एक तालाब भी है जिसका जिक्र भी हमने अक्सर चीफ जस्टिस साहब से जो केस भी चल रहा है उसमें भी हमने सुना है। तो वहाँ पर स्नान भी किया जाता है। सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े इस दफ़ा सख्त किए गए हैं और ज़िले हुकूमत ख़ासतौर पर चकवाल की और सूबाई हुकूमत बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आप सरबराह हैं हिंद पाकिस्तान के, हमारे साथ ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो वहाँ पर इक़दाम किए गए हैं ख़ासतौर पर इस इवेंट के लिए जो कि एक दूसरा बड़ा आपके लिए मुक़द्दस जगह समझी जाती है तमाम हिंदुओं के लिए, तो जो इंतजाम किए गए हैं आप और दीगर लोग क्या मुतमईन हैं उससे? ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है, ये बायलैटरल एग्रीमेंट है और ये शुरू से चलता आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं और जिनको फैसिलिटेट किया जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, हम उससे बिल्कुल मुतमिन हैं। और जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट करते हैं अच्छी बात है। और आज फिर दोबारा ये 209 लोग जो आ रहे हैं, मैं उनको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उनको वेलकम करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमने अभी जिस तरह से करतारपुर बॉर्डर खोला है और मंदिर खोला है, उसके बाद थोड़ा लोगों का कटास राज, खैर ये तो यहाँ पर पहले से भी आते थे लेकिन देखने लग गए लोग ना इस नज़र पे भी। तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से हम बहैसियत एक स्टेट इसको मज़ीद एक्टिव कर सकते हैं ताकि मज़ीद लोग भी आएँ इस मुक़द्दस जगह पर और यहाँ पर आके अपनी इबादत करें? तो कुछ तजावीज़ भी हैं आपके ज़हन में? बिल्कुल, मैंने काफी इंडियन चैनल्स अभी जो आए थे करतारपुर ओपनिंग के ऊपर, मैंने सबको इंटरव्यू दिए और मेरे दी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने आर्टिकल भी लिखा कि आज क्योंकि मैं इंडिया भी 2 मरतबा साल में जाता रहता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वहाँ की आवाम और यहाँ की आवाम दोनों चाहते हैं कि हमारे बायलैटरल रिलेशन स्पेशली फेथ टूरिज्म के ऊपर, कल्चरल एक्टिविटी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर ये बढ़े। और मैं समझ इन सब बढ़ने के लिए पहले हमें फेथ टूरिज्म के हवाले से बायलैटरल जैसे पहले जिन साइट्स का एग्रीमेंट है उसको और एनहांस करना चाहिए। और 2 और साइट वहाँ पे अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैंने जो फॉरेन मिनिस्टर आई थी, अपना यूनियन मिनिस्टर, मैंने उनको कहा कि आप वहाँ पे अजमेर शरीफ को जो है वो इस तरीके से ओपन करें, तो यहाँ पे हिंगलाज का जो दौरा है हम उसको ओपन करें, क्योंकि एक करतारपुर का जो एक गेस्चर दिखाया गया है
और ये काफी अरसे से पेंडिंग में था और आज वो किसी जो है वो टाइम आ गया कि वो पूरा हो गया है। और अब दोनों अवाम भी चाहती हैं और माजी और हिस्ट्री से लोग सीखते हैं। बिल्कुल, अब माजी को तो यकीनी तौर पर भूलना चाहिए और पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने तो ये साबित भी किया करतारपुर राहदारी के बाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम इस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करना था, मेरे जहन में आ रहा था। ये हम इधर की तो बात कर रहे हैं, सरहद के उस पार से बहैसियत एक पाकिस्तानी आपको क्या उम्मीद है? मैं जो समझता हूं कि फ्रांस और जर्मनी अगर अपनी इतनी वार को खत्म करके अगर मिल सकते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया मिल सकता है। इब्राहिम लिंकन 100 साल पहले अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दुश्मनों को दोस्त बना के आप दुश्मनी खत्म कर सकते हो, तो दुश्मनों को मार के जो है दुश्मनी क्यों खत्म करें। तो आज लोगों को वो चीज समझ में आई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मरतबा जब सहाफी आए थे जर्नलिस्ट जो इंडिया से, उनको कहा कि हमें अब कम से कम उनसे सीखना चाहिए और माजी को अब दोहराना नहीं चाहिए कि आपने क्या किया हमने क्या किया। अगर कोई भी इश्यूज हो, उन इश्यूज के हवाले से भी जो है वो एक डिस्कस होना चाहिए, ओपन डिस्कशन हो, कोई भी इशू हो। मगर जैसे 99 में मुशर्रफ के टाइम पे वो हुआ, उसके बाद वो चीजें दोबारा रुक गई थी। अब मेरे ख्याल में दोबारा वक्त आ गया है कि अब ये चीजें जो है दोबारा शुरू हो जाएंगी। अब दोनों स्टेट की पॉलिसी क्लियर है कि अब वार की तरफ नहीं जाना है, बायलैटरल टूरिज्म, कल्चरल एक्टिविटी और ट्रेड जो है बढ़ाना है। अगर इंडिया और यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कि हमने तो उनके कोर्ट में बॉल फेंक दी है, अब देखना है ये है कि वहाँ से क्या जवाब आता है। खैर अभी तक बहुत तसल्ली बख्श जवाबात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। और अब कुछ दीर बाला की बात करते हैं जहाँ मौसम भी है आला। वहाँ के कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी बड़ी खूबसूरत वॉल लगी हुई है। ऐसा ही मौसम है ना सिर्फ दीर बाला में बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे उबैद फजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उबैद, ये बताइएगा कि दीर बाला में मौसम कैसा है और ख़ास तौर पर चूँकि स्नोफॉल भी होता है उससे ऊपर की जगहों पर, तो जो रास्ते हैं वो सारे खुले हैं, ठीक है? दीर बाला से बाकी शहरों की कनेक्टिविटी के बारे में बताइएगा। मैं जी बिल्कुल, मलाकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। अपर दीर के साथ साथ सवात और लवारी टाप, चतराल, शांगला टाप और दीगर इलाकों के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। अक्सर इलाकों की में राब्ता जो सड़कें हैं वो बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ वैसे तो बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन अभी वहाँ पर जो स्नोफॉल की वजह से कुछ ब्लॉकेज तो नहीं होती? उबैद जरा हमें बताएगा, एक्सेसिबल है, रोड सारे खुले हैं सवात के और जो बाकी जगहों के? जी बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल साफ है और जो पैदल रास्ते हैं पैदल लोगों के लिए उसमें बाज जगहों पर वो बंद थे और अभी मकामी लोगों की इमदादी कार्रवाइयों की वजह से वो रास्ते जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई है और अभी लोगों का आना जाना जो है वो बिल्कुल ठीक से चल रही है। इसके साथ साथ मैं सयाहों के हवाले से और मौसम भी अच्छा हो गया, साथ साथ चले जो फ्लू और इस तरह की वायरल इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है वो भी खैर काफी हद तक कम हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ उबैद। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़वातीन और हज़रात खत्म हुआ। दानिश हुसैन को अपनी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह के पानी।